क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज। अभी आप फिफ्थ वीडियो पाँचवें सीरियल नंबर से आपको क्रमशः आपकी चैप्टर 1 की भी चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक्स का जो ऑडियो आपको सेंड किया जा रहा है उसके बारे में बता कर के आपको तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक, जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिकाएं और हार्मोन्स में परिवर्तन आ लेते हैं। तात्पर्य है कि जब एक जीव किशोरावस्था को प्रावस्था को पूर्ण कर लेता है तो जब अपनी जनन प्रावस्था में आता है तो उन जीवों में कुछ निश्चित परिवर्तन देखने को मिलते हैं और जिसमें मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिकाएं और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम मध्यचक्र ऑस्ट्रल साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेट्स, बंदर, एप्स, मनुष्य में ये ऋतुस्राव यानी जिसको आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं ये कहलाता है आपका। अधिकांश स्तनधारी विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जन्म प्रावस्थाओं के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। मतलब वे एक निश्चित समयावधि आने के फलस्वरूप वे जनन के प्रक्रम को पूर्ण करते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। इस तथ्य में सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें, परंतु वृद्धि होने का क्या अर्थ है? वृद्ध, तो यहाँ पे प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। तो अपनी किशोरावस्था के बाद आप यहाँ पे जीर्णावस्था के बारे में आप पढ़ेंगे कि अगर हम सभी निश्चित समय आयु में बढ़ते रहें और लंबी आयु तक जीवित रहें, लेकिन यहाँ पे वृद्ध होने का तात्पर्य क्या है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता। जब जीवों में जनन क्षमता समाप्त हो जाती है, जब जीव प्रजनन करने के योग्य नहीं रहता है, तो उस आयु को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होने लगता है, यानी जीव के शरीर सभी उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और अंततः वृद्धावस्था और उसके बाद मृत्यु तक ले जाती हैं। पादपों और प्राणियों में दोनों ही में तीनों प्रावस्थाएं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी पाए जाते हैं। तो आपने पढ़ा किशोरावस्था, जनन प्रावस्था और जीर्णावस्था, जिसमें हार्मोन्स जीवों के शरीर में वे हार्मोन्स ऐसे रासायनिक उत्तेजक पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स शब्द का प्रयोग यदि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी जानते होंगे तो आपको बता दीजिए। हार्मोन्स शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग नामक जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था। और हार्मोन्स जिसमें पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स होते हैं। पादप हार्मोन में आपने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन के बारे में पढ़ा होगा। और जंतु हार्मोन्स में आपने विभिन्न प्रकार के जंतु हार्मोन्स में हम मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड्स जिसे आप कहते हैं थायराइड ग्रंथि, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन्स, तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न प्रक्रमों में उनका उपयोग होता है। तो यहाँ पे हार्मोन्स एक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो कि इन सभी प्रावस्थाओं में संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, जब जीव लैंगिक जनन करता है तो उस लैंगिक जनन के प्रक्रम के फलस्वरूप कुछ मुख्य घटनाएं होती हैं। इसे 3 भागों में अवस्थाओं में बांटा गया है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व घटना के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। युग्मकों के संयोजन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन के से पूर्व की सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन, जिसे गैमेटोजेनेसिस, तथा युग्मक स्थानांतरण, गैमेटो ट्रांसफर होता है। तो युग्मक जनन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर और मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक जनन लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जब 2 अलग अलग युग्मक नर और मादा युग्मक के गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करते हो, तो युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं।
कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान पाए जाते हैं, इसी कारण से इन्हें समयुग्मकी और विषम युग्मकी कहा जाता है। इनकी एक रूपता के कारण ही इन्हें नर तथा मादा युग्मकों में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। में ये देखने में संरचना में इनकी संरचना इतनी अधिक समान होती है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहली घटना है युग्मक जनन। नर और मादा दो प्रकार के युग्मकों के गठन की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों के आकार की रूप से स्पष्ट दो प्रकार के युग्मक होते हैं, विषय युग्मक होते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुमड़ु या शुक्राणु कहते हैं, और जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब कहते हैं। तो युग्मक जनन जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह हमेशा के लिए सदा तथ्य नहीं है। आप कक्षा 11 के उदाहरणों को स्मरण करें तो स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यदि पादपों में इसके पश्चात निषेचन की प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसमें निषेचन, अगर पादपों में निषेचन के प्रक्रम को हम पढ़ें तो स्वनिषेचन और परनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है, या जिसे हम परागण कहते हैं, पुष्प में पौधों में परागण और स्वपरागण और परपरागण, और जंतुओं में निषेचन के प्रक्रम को यहाँ पे दिखाया गया है कि स्वनिषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यदि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादपों में नर तथा मादा दोनों जनन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर और मादा जनन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं तो उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, यानी एक लिंगी या द्विलिंगी, जिसे उभयलिंगाश्रयी भी कहा जा सकता है। अथवा जब विभिन्न पादपों पर एक लिंगी कहलाते हैं। बहुत सी फंजीय पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी विषमथैलेसी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, पुंकेसर, जिसमें कि परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसर, जिसको एंड्रोशियम और गायनोशियम इंग्लिश वर्ड से भी हम जानते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। इसमें कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रय, जिसमें कि नर और मादा दोनों युग्मक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जनन की प्रक्रिया करते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसर अथवा स्त्रीकेसर धारण करता है। उभयलिंगाश्रय पादपों के कुछ उदाहरण कुकुरबिटें तथा नारियल वृक्ष हैं, जबकि पपीता खजूर एक लिंगाश्रयी हैं, यानी तात्पर्य एक लिंग, जिसमें कि उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसरी और स्त्रीकेसरी पुष्प बने होते हैं। तो इस टॉपिक में आज इतना ही। तो यहाँ पे युग्मक जनन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें जीवों में लैंगिकता में एक लिंगाश्रय और उभयलिंगाश्रय, जिसमें पुंकेसर, पुष्पीय पादपों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इसके बाद अब आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे